फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 के बारे में, दैट टॉक्स अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपारी एंड सेल्फ इंक्रीमेंटिंग लॉज। ओके, सो स्टार्टिंग विद पहले हम देखते हैं इसमें आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 जो हमारा क्लोज फर्स्ट है वो कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for the violation of law in force at the time of the commission of the offence of the act that is charged as an offence, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted up under the law in force at the time of the commission of the offence। ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेकंड क्लोज है वो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ओके, ये हमारा रूल ऑफ डबल जियोपारी है। ओके, एंड एंडिंग विद क्लोज 3, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दिस इज सेल्फ इंक्रीमिनेटिंग। ओके, अब इनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है उसमें क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। द एक्सप्रेशन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स अ लॉ विच इम्पोज पेनल्टीज और कन्विक्शन ऑन द एक्ट ऑलरेडी डन एंड इंक्रीजेज द पेनल्टी फॉर सच एक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, नाउ आर्टिकल 20 जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है उसमें दो पार्ट्स हैं। अब पहला जो पार्ट है हमारा वो क्या कहता है, नो पर्सन इज़ टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर दी वायलेशन ऑफ लॉ। जैसे अभी हम देखेंगे यहाँ पे, नो पर्सन इज टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर दी वायलेशन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। अ पर्सन इज टू बी कन्विक्टेड फॉर अ वायलेटिंग अ लॉ इन फोर्स व्हेन द एक्ट चार्ज इज कमिटेड। ठीक है, अब जैसे 2021 में किसी भी एक एक्ट को हमने ऑफेंस बना दिया है, डैट वॉज नॉट एन ऑफेंस बैक इन 2019, जो 2019 में ऑफेंस नहीं था। इफ़ अ पर्सन इज कमिटिंग दैट एक्ट इन 2019 एंड द सेम एक्ट इज बीन मेड एज एन ऑफेंस इन 2021, तो 2021 में उसको हम पनिशमेंट नहीं देंगे, उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। पनिशमेंट उसको उसी ऑफेंस की मिलेगी, तब मिलेगी जब वो एक्ट जो था वो ऑफेंस था उस टाइम पे जब उसने कमिट किया था। ठीक है, अगर उस टाइम पे जब वो एक्ट को कमिट कर रहा तब वो ऑफेंस नहीं था तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे बाद में जाके वो ऑफेंस बन जाए, लेकिन पहले जब नहीं था, जब उसने कमिट किया था, तो उसको नहीं मिलेगी सज़ा। ठीक है, सिंपल भाषा में ये है। एन इम्यूनिटी इज़ दस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन फ्रॉम बीइंग ट्राइड फॉर एन एक्ट अंडर अ लॉ एनेक्टेड सब्सिक्वेंटली, यानी बाद में कोई सब्सिक्वेंटली इनेक्ट कर दिया तो उसके लिए उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी और नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स डैट इफ़ एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस ऑन द डेट ऑफ कमीशन, तो अ लॉ एनेक्टेड इन फ्यूचर कैन नॉट मेक इट सो। ठीक है, इससे ये मैं समझ आ गया फर्स्ट से। ठीक है, अब जैसे हमारा एग्जांपल आ गया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1961। अ पर्सन गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग डॉरी इज पनिशेबल अंडर एक्ट आफ्टर दी 1961, उससे पहले नहीं पनिशेबल है वो। ठीक है, आप समझ गए। अब इसके बाद क्या है, जो ये इम्यूनिटी है जो हमारी इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में हमारी इम्यूनिटी दी गई है, दैट एक्सटेंड ओनली अगेंस्ट द पनिशमेंट बाय द कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस। जो क्रिमिनल ऑफेंस के हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमने क्रिमिनल ऑफेंस किया है उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी है। ये सिविल के साथ नहीं, सिविल लाइबिलिटी के साथ नहीं और किसी के साथ नहीं है। ये सिर्फ हमें एक्सक्लूसिवली अवेलेबल का है जो हमने क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग अ सिक्योरिटी फ्रॉम अ प्रेस अंडर अ प्रेस लॉ, किसी के अंदर नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 जो है, दैट डज नॉट बार अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी सॉरी, द सिविल लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके, इसका रेट्रोस्पेक्टिव नेचर हो सकता है सिविल लाइबिलिटी का, एंड ऑल्सो ऑफ द टैक्स। हम टैक्स बाद में भी इम्पोज कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं बैक डेट से पेमेंट करनी पड़ेगी। हम सिविल लाइबिलिटी में डैमेजेस बैक डेट से मांग सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकती हैं, टैक्स भी और सिविल लाइबिलिटी भी। व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इज़ ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस। यहाँ पे सिर्फ कन्विक्शन, उसको हम कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको सेंटेंस कर पाएंगे।
सिर्फ यही प्रोहिबिटेड है, इसी पे रोक है, ट्रायल पे रोक नहीं है, ट्रायल हम कर सकते हैं। ओके, द ऑब्जेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द चेंज ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। अ ट्रायल under a procedure different from what obtained at the time of the commission of the offence or by the court different from that which had the competence at the time of the at that time, वो एक्सपेक्टो एस पोस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कोर्ट का अलग प्रोसीजर था पहले जिस पे वो ट्राई था, बाद में वो किसी और कोर्ट में शिफ्ट कर दिया, उसका अलग प्रोसीजर था, तो इस पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये हो सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकती है कोर्ट। जो रोक है वो सिर्फ किस पे, हमारी कन्विक्शन पे और सेंटेंस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एस पोस्ट फैक्टो लॉ आर ऑफ थ्री काइंड्स। अ लॉ विच डिक्लेयर्ड सम एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्ट और ओमिशन, ये पहला हो गया जब वो ऑफेंस बना। अ लॉ विच एनहांसेस द पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर द ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिसने बाद में कुछ पनिशमेंट को एनहांस कर दिया, पेनल्टी को एनहांस कर दिया। उसके बाद अ लॉ विच प्रिस्क्राइब अ न्यू और डिफरेंट प्रोसीजर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू कमीशन, ये मैंने बता दिया कि प्रोसीजर पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फर्स्ट टू कैटेगरी। इस कैटेगरी पे हमारी प्रोटेक्शन अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन प्रोसीजर पे हमारी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। Law which declares act as an offence subsequent to the commission to those acts and laws which enhance the penalty subsequently, उस पर हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अप्लाई हो सकता है, यानी हम बाद में इंक्रीज ना उस पर सेंटेंस दे सकते हैं ना ही पेनल्टी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रोसीजर चेंज कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं प्रोसीजर चेंज करने में। अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड एंड पनिश्ड अंडर अ लॉ इन फोर्स विच मीन्स अ लॉ फैक्चुअली इन एग्जिस्टेंस, जो उस टाइम पे लॉ एग्जिस्टिंग में था उसके लिए हम सिर्फ उसको पनिश कर सकते हैं। जो लॉ एग्जिस्टिंग में था ही नहीं उसके लिए हम कैसे उसको कर सकते हैं पनिश, चाहे वो बाद में आया। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब आगे देखते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। और दूसरा पार्ट क्या है इसका, अ पर्सन फ्रॉम अ पेनल्टी from greater than that which might have been inflicted under the law in force of the commission of the offence। इसका मतलब क्या हुआ, a person cannot be made to suffer more by the ex post facto law। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो सेंटेंसेस हैं और जो पेनल्टी है इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस क्या थी हमारी, पहला है हमारा सिविल लायबिलिटी और दूसरा क्या है टैक्सेस। ठीक है, इनमें हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं और प्रोसीजर में भी दे सकते हैं, बाकी किसी में नहीं देना हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें केस है अब केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनहांस्ड पनिशमेंट कुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द एक्ट कमिटेड बाय द एक्यूज्ड एंड हैंस सेट असाइड द एडिशनल फाइन विच वॉज इम्पोज्ड बाय द अमेंडेड एक्ट। अमेंडेड एक्ट में जैसे उसमें पहले 100 रुपया था, बाद में उसको 500 रुपये कर दिया, उससे 100 रुपये हम ले चुके हैं। ठीक है, बाद में उससे हम 400 रुपये एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, ये बता रहे हैं, पेनल्टी भी थी ना इसमें तो इसलिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज देयर इज़ वन मोर केस दैट इज़ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला था कोर्ट ने, कोर्ट सेड दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सरला मुदगल कुड नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट because of article 20 clause 1a। it ought to be given only prospective operation so that the ruling could not be applied to the person who had already solemnized the second marriage। ठीक है, तो आर्टिकल 20 clause 1 की वजह से सरला मुदगल केस को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिला था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मिला था। ओके, अगला देखते हैं हम। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी दैट इज़ अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। इसमें हमारी मैक्सिम है ये वाली, ये मैक्सिम आपको याद करनी होगी और इसका मीनिंग याद करना होगा, एक बार देख लेना आप। अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट इज़ गिवन ओनली व्हेन द एक्यूज्ड हैज़ नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड बट
ऑल्सो पनिशमेंट इज़ टू बी सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड सेकेंड टाइम फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब व्हेन अ पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, द कन्विक्शन सर्व्स एज द बार टू एनी फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, अगेंस्ट हिम फॉर द सेम ऑफेंस। इसका आइडिया क्या है, द आइडिया इज़ दैट नो वन ऑट टू बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी को भी एक ऑफेंस के लिए, अब मैंने आज एक ऑफेंस किया, मुझे उसकी पनिशमेंट मिल गई, चाहे मैं उसमें एक्विट हो गया चाहे मैं कन्विक्ट हो गया, ठीक है, एक बार मुझे सज़ा मिल गई उसकी, अब 2 साल बाद तो मुझे दोबारा उस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते जब मुझे उसकी मेरी ट्रायल वायल सब कुछ हो चुका बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ केस में कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, उसने मुझे कन्विक्ट किया था। ठीक है, दी आइडिया आपको बता दिया। इफ़ अ पर्सन इज़ इंडिकेटेड अगेन, उसको दोबारा कर देता है फॉर दी सेम ऑफेंस इन दी कोर्ट, वो प्लीड कर सकता है कि डिफेंस उसके पास कि उसको पहले हमारा एक्विटल मिल चुका था या कन्विक्शन मिल चुका था और उसको दोबारा अब नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको इंडियन पर्सपेक्टिव की वजह से देखें तो इंडियन प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है, इंडियन प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है कि जो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें 2 प्रिंसिपल्स हैं। वैसे हमारे डबल जियो पार्टी के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है AUTRE ऑट्रे फॉयस कन्विक्ट, ठीक है, और एक होता है ऑट्रे फॉयस एक्विट। ठीक है, एक एक्विटल का है, एक कन्विक्शन का है। हमारे इंडिया में कन्विक्शन वाला एप्लीकेबल है, एक्विटल वाला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ब्रिटेन और यूएसए, वहाँ पे दोनों ऑपरेशनल है। इन ब्रिटेन एंड यूएसए बोथ द रूल्स ऑपरेट एंड अ सेकंड ट्रायल इज़ बार्ड इवन व्हेन द एक्यूज्ड हैज़ बीन एक्विटेड। तो सेकंड ट्रायल जो है वो बार्ड है जब उसको एक्विट कर दिया गया तब भी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सेकंड ट्रायल जो है वो हो सकता है जब उसको एक्विट किया गया था। अगर उसको हमने एक्विट कर दिया था पहले तो भी हम बाद में आके सेकंड ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले हमने उसको कन्विक्ट कर दिया था तो हम बाद में आके सेकंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड द पनिशमेंट शुड को एग्जिस्ट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड प्रोसिक्यूशन यूज्ड विद द वर्ड पनिशमेंट एम्बॉडीज 4 एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डबल जेओपार्डी। पहला क्या है, द पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पहला वो एक्यूज्ड हो। ठीक है, दूसरा क्या है, द प्रोसीडिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव बीन टेकन कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऊपर होनी चाहिए प्रोसीडिंग। द पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश इन द प्रीवियस, यानी उसकी कन्विक्शन हुई होनी चाहिए। ठीक है, द ऑफेंस मस्ट बी द सेम, और ऑफेंस भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको उसको देख के याद आ रहा होगा कि ये हमने रेस जुडिकाटा वाला है जो हमने सीपीसी में पढ़ा था। ठीक है, ये वही है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डबल जेओपार्डी का जो रूल है कहाँ कहाँ है, तो हम क्या क्या बताएंगे। एक है हमारा सेक्शन 300 ऑफ CRPC, ठीक है, एक सेक्शन 11 ऑफ CPC जिसमें रेस जुडिकाटा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है आर्टिकल 20 में, 20 क्लॉज 2 में स्पेसिफिक। ओके, तो ये आ गया हमारे इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दे बोथ शुड को एग्जिस्ट, तभी ऑपरेटिव पार्ट आएगा, नहीं तो नहीं होगा। अ प्रोसिक्यूशन विदाउट पनिशमेंट वुड नॉट ब्रिंग द केस अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2। तो ये दोनों को एग्जिस्ट होने चाहिए, तभी हमारा आर्टिकल क्लॉज 20 एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्राइम, जो कि आ गया हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, ये हमें वर्ड याद रखना है, कंपेल्ड टू बी विटनेस। 2 चीज़ें क्या होगी, पहली हमारी कंपेल्ड और उसके बाद क्या होगा विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और तीसरा क्या है हिमसेल्फ। किसी भी इंसान को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही विटनेस या सबूत दे, अपने खिलाफ ही गवाही दे, अपने खिलाफ ही वो हो, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। तो ये हमारा रूल किस में आ गया, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। द वर्ड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग मीन्स कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द पर्सनल नॉलेज ऑफ द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग हिम टू बी द प्राइम पार्ट इन द ऑफेंस। स्टेटमेंट जो वो देगा वो 2 तरह के होते हैं, एक सेल्फ सर्विंग होता है और सेल्फ हार्मिंग होता है। अब इसका जो मैक्सिमम है वो ये है, विच मीन्स नो मैन इज़ बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम का मतलब है। अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, पहला द पर्सन मिस बी एक्यूज्ड, पहला एक्यूज्ड है वो। दूसरा क्या है,
दी प्रोटेक्शन इज़ अगेंस्ट कंपल्जन टू बी ए विटनेस, उसको विटनेस नहीं बनने दिया जा सकता अपने खिलाफ सबूत नहीं दिया जाएगा। जब इसमें कन्फेशन नहीं आएगी, कन्फेशन में हम उसको कंपेल नहीं कर रहे, वो वॉलंटरी होती है कन्फेशन। दी कंपल्जन रिलेट्स टू दी गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिम, अपने खिलाफ एविडेंस दे, सबूत दे अपने खिलाफ, तो ये है, इसमें कन्फेशन नहीं आएगा, ये याद रखना हमें, ठीक है। सो दैट्स आर्टिकल 20। सो थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो and our channel. Thank you very much.